नमस्कार, मेरा नाम है सोनू निगम। आप लोग देख रहे हैं ESN न्यूज़ नेटवर्क। तो आज इस समय मैं मौजूद हूँ बिसौली में, जो कि बदायूं डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राकेश प्रजापति जी। इनसे हम कुछ मुद्दे हैं उनको लेकर बातचीत करेंगे। और आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि कितनी सारी चीज़ें हैं जो इस सरकार में हो रही हैं, उन मुद्दों पर क्या सर की राय है वो हम इनसे बात करेंगे। तो सर, अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। सबसे पहले मैं आपके सभी दर्शकों का और आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने मेरे घर पर आए और मुझे ये मौका दिया। मेरा नाम डॉक्टर राकेश प्रजापति है। समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। पेशे से शिक्षक हूं। इसके साथ ही साथ प्रजापति समाज का प्रदेश अध्यक्ष हूं और मोस्ट बैकवर्ड क्लास की आवाज़ उठाने का काम हमेशा करता हूं। तो देखिए, इस समय आप देख रहे हैं कि सरकार ने एक किया है कि कुत्तों की हम जातीय जनगणना, मतलब कुत्तों की गणना कराएंगे। लेकिन वहीं एक मुद्दे उठाए जा रहे हैं कि हम जाति जनगणना कराएंगे। तो सरकार उन पे एक्शन क्यों नहीं ले रही है? ये सरकार पिछड़ों की गिनती नहीं कराना चाहती है, या ये कहिए सीधे सीधे जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहती है। कुत्तों की गिनती हो सकती है, भैंसों की गिनती हो सकती है, सांडों की गिनती हो सकती है और यहाँ तक कि चूहों बिल्लों की गिनती हो सकती है। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि देश के अंदर लोगों की गिनती नहीं हो सकती। क्यों? इसका कारण ये है कि अगर देश के अंदर जातिगत जनगणना हो गई तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पिछड़ों को संख्या पता चल जाएगी कितनी संख्या है, और पिछड़े अपने हक अधिकार को जान जाएंगे। क्यों? क्योंकि जातिगत जनगणना केवल जातियों की जनगणना ही नहीं होगी, फिर उसके बाद किस पर कितनी संपत्ति है, कितनी आय है, कितनी नौकरियां हैं, इन सब की भी जानकारी उनको पता चलेगी। इसलिए घबराए हुए लोग हैं, इसलिए जाति जनगणना नहीं कराना चाहते। कहने का मतलब आपका जो है, जितनी जिसकी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, मतलब आप बराबर इक्वल बांटना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बिहार सामाजिक क्रांति की धरती रही। वहाँ पर चाहे बाबू जगदेव सिंह कुशवाहा और हमारे BP मंडल, लालू प्रसाद यादव और बहुत सारे लोग वहाँ पर रहे, और वहाँ से एक नारा चला, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। 85 पर 15 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये सब चीज़ें हैं। तो निश्चित रूप से जैसे ही पिछड़ों को अपनी असली जनसंख्या का पता चल जाएगा, इसलिए घबराए हुए लोग हैं, ये कभी जनसंख्या नहीं कराएंगे। देखिए, जातिगत जनगणना हालांकि इन्होंने कह दिया है कि हम कराएंगे, 27 में कराएंगे, लेकिन कराएंगे नहीं, क्योंकि इन्हें डर है। अच्छा, अभी आप फिलहाल में आपकी एक वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल हो रही है, और आपने जो एक इंटरव्यू दिया था, डिबेट की थी, उसके माध्यम से मैं देखता हूँ सरकार पे कहीं ना कहीं असर पड़ा है कि जो लेखपाल की भर्ती निकली है उसमें भी घोटाला हो रहा था। निश्चित रूप से 7,994 पद निकले लेखपाल भर्ती में। उसके 27% के आधार पर 2100 कुछ पद मिलने चाहिए थे, लेकिन 1414 पद निकलते हैं। और 717 पिछड़ों के पदों पर, मैं तो सीधे उसको चोरी फोरी नहीं बोलता हूँ, मैं तो कहता हूँ डकैती। 717 पदों पर डकैती डालने का काम किया गया। और ये डकैती प्रजापति की नहीं है, पाल की है, कश्यप की है, नाई की है, धीमर की, तेली की, राजभर, बिंद, निषाद, कश्यप, कहार, केवट, मल्ला, शाक्य, कुशवाहा, सैनी, जाट, गुर्जर, सब लोगों की है, कुर्मियों की है, गंगवार की है, पटेल की है। ये केवल यादव और प्रजापति की नहीं है। इसीलिए मैंने कहा था और चैलेंज भी किया था, और आज नतीजा सामने है। अखिलेश जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने अगले दिन ट्वीट किया, और अगले दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब इस मुद्दे को उठाया, और आज सरकार को बैकफुट पर आकर के 717 पदों को बढ़ा करके नया विज्ञापन निकालना पड़ा। ये हम लोगों की पिछड़ों की आवाज़ के कारण हुआ, हम लोगों की ताकत के कारण हुआ, और सबसे बड़ी बात ये आप जैसे सोशल मीडिया के साथियों के कारण हुआ। अच्छा, अभी आपने देखा होगा मध्य प्रदेश के भोपाल में एक बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर जलाया गया था, जब भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह ने मनुस्मृति का जलाया था। तो उसी के विरोध में एक वकील हैं जो कि एडवोकेट अनिल मिश्रा के चेला हैं, तो उन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा को जलाने का प्रकरण किया था। ऐसी क्या मान सकता है इन लोगों की? देखिए, पता नहीं इन्हें बाबा साहब से क्या दिक्कत है, समझ में नहीं आता। बीजेपी तो कहती है हम बाबा साहब को बहुत मानते हैं। ये केवल एक कहावत है, नहीं कहना चाहिए लेकिन कहूँगा। कहते हैं ना, मन में राम बगल में ईंटें मिल जाएं तो ये स्थिति है इन लोगों की। ये लोग बाबा साहब को केवल ऊपर रूप से मानते हैं, अंदर खाने बाबा साहब। अच्छा, आप बताइए, इस देश के अंदर किसी भी
अल्पसंख्यक ने कभी भी बाबा साहब की मूर्ति को खंडित नहीं किया। एक उदाहरण पूरे भारत के अंदर नहीं मिलेगा कि किसी हमारे मुस्लिम भाई ने, किसी हमारे ईसाई भाई ने, किसी हमारे सिख भाई ने, जैन, फारसी, यहूदी, किसी भी व्यक्ति ने कोई भी कभी भी अंबेडकर की मूर्ति को खंडित किया हो। मूर्ति को खंडित करने वाले लोग कौन हैं? केवल वो लोग हैं जो लोग केवल और केवल नफरत की बात करते हैं, लोगों में विद्वेष पैदा करते हैं, लोगों के साथ मिलकर के नहीं चलना चाहते। ऐसे लोगों को मैं क्या कहूँ, ऐसे लोगों को अवहेलना करनी चाहिए। ये लोग ऐसा कार्य करते क्यों? फेमस होने के लिए करते हैं या सच में ही बाबा साहब का अपमान करना चाहते हैं? नहीं, फेमस नहीं होना चाहते हैं, वो फेमस नहीं होना चाहते हैं। वो केवल उनके लिए बाबा साहब के नफरत भरी हुई है और बाबा साहब के विचारों से नफरत है। उन्हें बाबा साहब से नफरत नहीं है। बाबा साहब से किस बात की नफरत? केवल बाबा साहब जो संविधान बना गए, बाबा साहब जो पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, अनुसूचित जातियों को, शेड्यूल कास्ट को और विशेष रूप से महिलाओं को जो सुविधाएं दे गए, उनसे नफरत है, उनसे जलन है, उनसे पीड़ा है, उनसे कष्ट है। इसीलिए उन्हें बाबा साहब से क्या मतलब है भाई? बाबा साहब तो विचार हैं, बाबा साहब तो चले गए। बाबा साहब वो मूर्ति अच्छा क्या किसी का कुछ बिगाड़ सकती है? मूर्ति नहीं बिगाड़ रही, बल्कि उनके विचार हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम बाबा साहब की जो जहाँ प्रतिमा लगी हुई है वहाँ बाउंड्री कराएंगे। आप कह रहे हैं बाबा साहब को नहीं मानते वो लोग। ये देखिए, बाउंड्री कराने को कुछ भी करा सकते हैं, लेकिन मैंने पहले ही कहा ना, ये ऊपर से कुछ है, अंदर से कुछ है। कुछ लोग ऊपर से कुछ नजर आते हैं, अंदर से कुछ नजर आते हैं। ठीक इनका भी यही हाल है। ये केवल दिखावे की राजनीति करते हैं। अंदर कितनी नफरत भरी हुई है ये पूरा देश जान चुका है आज। अच्छा, एक देखा जा रहा है आजकल, मतलब बहुत ज़्यादा वीडियोज आती हैं, अखबारों में आता है कि वहाँ रेप हो गया, वहाँ लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। ऐसा क्यों है कि जब व्यक्ति के साथ रेप हो गया तो मतलब उसकी FIR दर्ज क्यों नहीं हो पा रही है? देखिए, ये मैंने कहा ना, बिल्किस बानो नाम सुना होगा, गुजरात की महिला थी। क्या हुआ? उसके साथ रेप हुआ था, सामूहिक रेप हुआ था। जब उसके जो आरोपी थे उनको जमानत मिलती है, और जमानत जब मिलती है तो उन्हें बाकायदा भाजपा के लोग फूल मालाओं से लेकर के स्वागत करते हैं। अभी उत्तर प्रदेश का मामला है, कुलदीप सेंगर जैसे व्यक्ति को, जिन्होंने एक नहीं 4 गैंगरेप किया और 4 लोगों का मर्डर भी किया, और उनको जमानत मिल जाती है। गायत्री प्रसाद प्रजापति इसी उत्तर प्रदेश से रहते हैं, मेरे समाज से आते हैं, आज तक उन्हें नहीं मिलती। ये लोग केवल वो कहते हैं ना, महिलाओं का सम्मान नहीं करते। ये सबसे ज्यादा महिलाओं का अगर शोषण हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हो रहा है। कई वीडियो आप लोगों ने भी देख ली होंगी जिन्हें मैं नहीं बताना चाहूंगा। बीजेपी कहती है कि आज बेटी कहीं आधी रात को सुरक्षित निकल जाएगी। ये केवल अपनियों को क्यों नहीं भेजते हैं? अपनी का कोई नहीं भेजता है। अपनी भेजेंगे तो अगर इतना ही चैलेंज है तो कोई भी भाजपा का नेता खुलेआम रात में घूम ले। वो कहते नहीं घूमते नहीं। जब से हमारी सरकार आई है केंद्र में और उत्तर प्रदेश में, तो तब से गुंडाराज खत्म हो गया है। और जब सपा सरकार थी तो गुंडाराज था। पूरी तरीके से लाइन ऑर्डर बिगड़ चुका है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज बन चुका है। किसान परेशान है। टॉर्च और लाठी थमाने का काम अगर किसी ने किया है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया है। मुख्यमंत्री जी अभी जा रहे थे गोरखपुर, उनके जो काफिला चलता है, मुख्यमंत्री के काफिले में बताइए 2 बार सांड घुस गया। आम जनता का क्या हालत होगी? ऐसा कोई उत्तर प्रदेश के अंदर व्यक्ति नहीं होगा जिसके कोई ना कोई रिश्तेदार आज सांडों की टक्कर से मृत्यु नहीं हो। बिल्कुल पूरी तरीके से कानून व्यवस्था बदहाल हो चुकी है हर तरीके से। अभी देखिए, यहाँ उगैती में एक केस हुआ, किस तरीके से बैंक लूट ली गई। बताइए, दिन दहाड़े बैंक लूट ली गई। वो तो सपा सरकार में भी होते थे इस तरीके के कांड। नहीं, देखिए NCRB 2023 के आंकड़े हैं, सबके सामने हैं। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। ये NCRB के सरकारी आंकड़े हैं, मेरे आंकड़े नहीं हैं। सरकारी आंकड़े कह रहे हैं कि आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, बलात्कार में नंबर 1, दहेज हत्या में नंबर 1, महिला अपराध में नंबर 1, बाल अपराध में नंबर 1। तो कौन कह रहा है? कहने को देखिए, फिर पूरी बात है, जो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया है, अगर अभी मेन स्ट्रीम मीडिया चाहे तो 4 दिन नहीं लगेंगे भाजपा की सरकार को जाने में। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया मस्त है आज। नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया आपको भी दिखा रही है, आप भी डिबेट में आते हैं। ऐसा नहीं है, मीडिया अपना काम कर रही है, लेकिन आप लोग अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, देखिए,
मेन स्ट्रीम मीडिया, जब हम लोग डिबेट में बैठते हैं उस वो टॉपिक लंबा हो जाएगा कि जैसे ही हम बैठना करके बोलना शुरू करते हैं तुरंत ही एंकर इंटरप्ट करना शुरू कर देते हैं, 10 सेकंड नहीं बोलने का मौका देते। मतलब आपकी आवाज को दबाया जाता है? बिल्कुल दबाया जाता है, हर कोई देखता है, हर कोई सुनता है। हमने कई बार इस चीज़ को ऑब्जेक्ट भी किया है, वहाँ पर भी ऑब्जेक्ट किया है बैठ करके कि आप हमें इंटरप्ट, जैसे ही हम बोलना शुरू करेंगे इंटरप्ट, भाई भाजपा का प्रवक्ता बोल रहा होगा उसे नॉन स्टॉप बोलने देंगे, जैसे ही हम बोलना शुरू करेंगे 5 या 10 सेकंड बोल पाएंगे तब तक इंटरप्ट करना शुरू कर तो देंगे। आप ऐसी मीडिया का बहिष्कार क्यों नहीं कर देते? नहीं, देखिए बहिष्कार भी किया जाता है समय समय पर। कई बार हमारे टीवी चैनलों का, कई न्यूज़पेपर का बहिष्कार किया है हमने, मौका देखते हैं तो बहिष्कार भी करते हैं। बाकी देखिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी के हम लोग सिपाही हैं, उनके 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 दिए हुए निर्देशों पर हम काम करते हैं। कभी कभी कुछ न्यूज़ चैनल पर जाने के लिए हम लोगों को मना किया जाता है, हम नहीं जाते हैं वहाँ पर, और जब तक वो माफ़ी नहीं मांगते। अभी इंडिया टुडे ने माफ़ी मांगी, नेताजी के बारे में एक लाइन लिखी, उसके लिए उन्हें माफ़ी मांगी, हम लोगों ने एक चीज़ हम किसानों के बारे में भी और बात कर लें। जब बीजेपी की सरकार बनने वाली थी तो उन्होंने वायदे किए थे कि हम जो किसानों के ट्यूबवेल के बिल हैं वो हम माफ़ करेंगे, लेकिन उनके बिल अभी तक जनरेट होके आ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि सरकार बिल उनके माफ़ करेगी? ये सरकार माफ़ नहीं करेगी, जबकि 2023 में ये स्कीम लेकर के आए थे और 2 साल होने जा रहे हैं। आखिर माफ़ी करने हैं, हालांकि जमा नहीं कर रहे हैं, ये मुझे शायद जानकारी मिल रही है कि जमा तो नहीं कर रहा है बिल बराबर जनरेट हो रहा है, लेकिन बिल तो जनरेट हो रहा है। बिल क्यों जनरेट हो रहा है? और जब ये चले गए, मान लो ये चले गए तो दूसरी सरकार आएगी, कोई और सरकार आ गई तो वो क्यों माफ़ करेगी? वो इतना कहां से झेलेगी? इसका मतलब इन चोर की दाढ़ी में तिनका, वो वाली कहावत है। अगर ये बिल्कुल पाक साफ है तो बिल अभी से जीरो कर देना। बिल जीरो क्यों नहीं कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। किसानों के आय, किसानों के लिए मतलब प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, किसानों के लिए ये करेंगे वो करेंगे, तो ये मतलब वादे पूरे क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कोई भी फसल ले लीजिए, एक भी फसल पिछले 10 सालों में दुगनी हुई हो। हाँ, दुगना क्या हो गया? पेट्रोल दुगना हो गया। जो पेट्रोल 50-60 रुपये बिकता था वो 100 से पार निकल गया। जो डीजल 40 रुपये बिकता था वो 100 से ऊपर निकल गया। जो सीएनजी 30-35 रुपये होती थी वो 100 से ऊपर निकल गई। जो सिलेंडर 300 रुपये का होता था वो सिलेंडर 1000 रुपये का हो गया। जो सोना जो है 30,000 रुपये बिकता था, तोला बिकता था, वो आज 1,32,000 रुपये हो गया। जो चांदी 60,000 रुपये बिकती थी वो चांदी आज 2.5 लाख पहुंचने वाली है। ये हालत कर दी है सरकार ने गरीब